नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से। बीजेपी में सिंधिया की रफ्तार से खलबली है। अब 3 महीने में ही सिंधिया ने बीजेपी के कई कद्दावर और बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव संचालन समिति से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल समिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 6वें नंबर पर लिखा है। इसमें 2 केंद्रीय मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री भी सिंधिया से नीचे हैं। 10 पूर्व मंत्रियों के नाम भी सिंधिया के नाम के नीचे लिखे गए हैं। करीब 3 महीने पहले सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे और अभी राज्यसभा सांसद भी वो नहीं चुने गए हैं। तो अब बीजेपी में खलबली है। कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव संचालन समिति में ऊपरी पायदान पर जहां जगह बना लिए। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शरद, बेहद महत्वपूर्ण है। सिंधिया को आए अभी पार्टी में बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन जो उपचुनाव संचालन समिति है उसमें क्रम को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। कह सकते हैं कि चिंताएं कई बड़े बीजेपी नेताओं को जरूर इस वक्त होने लगी होंगी। शरद। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा और निश्चित तौर पर ये चिंता होने लगी होगी। लेकिन देखिए 2 पहलू थे इस बात के। एक पहलू ये था कि सिंधिया का नाम जो 22 सदस्य हैं उनमें से 6वें नंबर पर है। तो आम जो कांग्रेसी हैं वो इस सवाल को खड़ा कर रहे थे कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनका नंबर पहले दूसरे पर होता था या तीसरे पर होता था, लेकिन बीजेपी में जाते हुए ही वो 6वें नंबर पर आ गए। लेकिन देखिए, जो राजनीति के समझ रखते हैं और राजनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं और ख़ास तौर से बीजेपी को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि बीजेपी में समितियां और समितियों में रखे गए नाम कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर वरिष्ठता होती है उसके आधार पर लिखे जाते हैं। इस संचालन समिति में भी अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री से ऊपर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनका नाम लिखा हुआ है और मुख्यमंत्री का नाम उसके बाद लिखा हुआ है और फिर उसके बाद कई और सदस्यों का लिखा है। ऐसे में अगर सिंधिया 6वें नंबर पर जगह पा जाते हैं और उनके नीचे एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, हालांकि सांसद भी हैं, उनका नाम उनके नीचे है, 2 केंद्रीय मंत्री का नाम उनके नीचे है, 10 पूर्व मंत्रियों का नाम सिंधिया के नीचे है। तो अब दरअसल खलबली इस बात को लेकर मच गई है कि बीजेपी में सिंधिया की जो रफ्तार है वो कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद जी बिल्कुल बिल्कुल शरद रहिएगा, मैं आपके पास लौट रहा हूं। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, इस क्रम में सिंधिया का नाम 6ठे नंबर पर है, लेकिन उनसे नीचे कई बड़े नेता आ गए हैं, या ये कहें कि उनसे ऊपर सिंधिया का नाम हो गया है। क्या इसके सियासी मायने हैं और इसके क्या इफेक्ट पार्टी के अंदर हो सकते हैं बीजेपी के लिहाज से? ये प्रशांत, जब ये लिस्ट जारी हुई तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि हम तो उन्हें श्रीमंत कहते थे, बीजेपी ने 6वें नंबर पे छोड़ दिया। लेकिन आप देखें कि उनके बाद अगर फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उनके बाद अगर प्रभात झा हैं, उनके बाद अगर जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद पटेल हैं, वो है राकेश सिंह हैं, खुद उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया 17वें नंबर पर हैं। मतलब टॉप के जितने बड़े नेता हैं वो सब उनसे नीचे हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि उनकी हैसियत को बीजेपी किस तरह से आंक के चल रही है, नंबर 1। और नंबर 2, अभी आप देखिए कि जब भी दल बदल होता है इस तरह का, कोई भी किसी दलों के बीच में कोई गठबंधन होता है तो विरोधियों को मनाने की जिम्मेदारी संबंधित नेता को सौंपी जाती है। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि पहले अभी आपने देखा परसों नरोत्तम मिश्रा गए, उन्होंने वहां असंतुष्टों से बात की। लगातार बीजेपी बुला के दीपक जोशी समेत जितने भी असंतुष्ट अपना अपना स्वर अलाप रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रही है। और सिंधिया की अभी तक एंट्री एमपी में हुई नहीं। पहले वो कह रहे थे कोरोना के कारण नहीं आए, अब तो ट्रेन चल रही है, फ्लाइट चल रही है, वो आ सकते हैं। जब तक बीजेपी सबको सेटल डाउन नहीं कर लेगी तब तक सिंधिया यहाँ नहीं आएंगे। तो आप अंदाज लगाइए कि उनकी किस तरह से वेलकमिंग की तैयारी जो है वो पार्टी के अंदर चल रही है। वाकई वो बहुत रुतबे के साथ आए हैं और ये चीजें जो मैं सुन नहीं पाया हालांकि शरद को, लेकिन उनको बहुत समझ है ग्वालियर चंबल इलाके की, ये चीजें ग्वालियर चंबल इलाके के बड़े नेताओं को वाकई असहज करेंगी। प्रशांत, बिल्कुल। एक बात ये कि इस रुतबे की वजह क्या ये है कि केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से उनसे बातचीत के बाद ही ज्योतिरादित्य की बीजेपी में एंट्री हुई। स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश के बहुत से नेता शायद नहीं चाहते होंगे
कि वो बीजेपी में आए, लेकिन ग्वालियर चंबल के लिहाज से भी इस पर क्या इम्पैक्ट नजर आएगा? चूंकि कई ऐसे नेता हैं जो हमेशा से सिंधिया को कोसते रहे हैं और आज कद भी उनसे कहीं ऊंचा सिंधिया का बीजेपी के अंदर होने जा रहा है या हो गया है। प्रवीण जी, दोनों चीजें हैं प्रशांत। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कहीं नौकरी मांगने, कोई भी व्यक्ति कहीं नौकरी मांगने जाए और तो उसकी भूमिका, और यदि कोई सम्मान से ऑफर लेटर देके बुलाए तो उसकी भूमिका में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सिंधिया ऑफर लेटर देके बुलाए गए, वो नौकरी मांगने वाले भाव में गए नहीं थे, तो अभी तो उनका जलवा बरकरार रहेगा। यही डर जो आप ग्वालियर चंबल इलाके की सियासत को लेकर पूछ रहे हैं, यही डर वहां के नेताओं को है कि यदि सिंधिया वहां सेट हो गए तो फिर इनकी सियासत का क्या होगा। ये गुटबाजी जो है, ये उम्मीद की जा रही है कि चुनाव के दौरान देखने को मिलेगी कि जो 16 सीटें हैं वहां पर नतीजे सिंधिया के जिस तरह की उम्मीद है वैसे नहीं आए। वैसे अगर आ गए तो सिंधिया का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल इलाके के नेता भी ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। और ये ठीक है कि अभी सतह पर देखने को नहीं मिल रही हैं ये चीजें, लेकिन इलेक्शन के वक्त सतह पर आएंगी, क्योंकि सिंधिया यदि वहां से बहुत ज्यादा सीटें जिता के ले आते हैं तो ये बात तय है कि उनका एक बहुत बड़ा रुतबा हो जाएगा उस इलाके में। और उस इलाके में जब तक वो कांग्रेस में थे तो सियासत उन्हीं के महल से संचालित होती थी। अगर बीजेपी में उन्होंने ठीक परफॉर्म किया तो ये तय हो जाएगा कि सियासत उन्हीं के महल से संचालित भी होगी। प्रशांत जी जी, प्रवीण जी रहेगा। अब रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं, आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी में अब इसको लेकर जरूर कुछ सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो विधानसभा चुनाव संचालन समिति बनाई गई उसमें बड़े नाम, बहुत संख्या में नाम है, 6वें नंबर पर सिंधिया का नाम है। सवाल ये उठ रहे हैं कि कुछ जो बड़े नेता हैं उनका नाम सिंधिया से नीचे आ गया है, उनके अंदर भी असंतोष हो सकता है। सवाल ये भी कहा जा रहा है कि दोनों लेवल पर असंतोष हो सकता है कि ग्वालियर चंबल के जो बीजेपी नेता हैं वो भी इस लिहाज से कुछ मन मसोच सकते हैं कि भाई अब सिंधिया कहीं ऊपर कद पर ग्वालियर चंबल में आ गए हैं। कैसे आंक रहे हैं आप, और कैसे जो पूरे हालात हैं ग्वालियर चंबल में उन्हें देख रही है बीजेपी? देखिए प्रशांत जी, मुझे लगता है कि हम एक जो सूची है उस सूची का अतिरेक कर रहे हैं विश्लेषण करने में। ये कोई आईएएस या आईपीएस कैडर मैनेजमेंट का मामला नहीं है कि जो प्रोटोकॉल में कौन सीएस और कौन एसीएस और कौन पीएस और कौन कलेक्टर और कौन सेक्रेटरी, इस तरह का मामला है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन के नाते एक संचालन समिति का मामला है और उसकी सूची है। हर एक नेता का स्थान और उसका सम्मान सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी में रहता है, रहा है। समय समय पर भूमिकाएं बदलती हैं। जेपी नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कई वरिष्ठ नेता हैं, तो इसका मतलब जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज निश्चित तौर पर उनका जो सम्मान स्थान होना चाहिए वो है। तो बाकी जो उनसे वरिष्ठ रहे हैं राजनीति में, उनका कम हो गया क्या? जी, उनका स्थान और सम्मान। सवाल तो यही है कि सिंधिया का आकलन किस पैमाने पर हो रहा है बीजेपी के अंदर? राजनीति में जो आकलन होता है उसी आधार पर हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति पद्धति है उसी आधार पर होगा। भारतीय जनता पार्टी अलग कोई फार्मूला थोड़ी लगाने वाली, और इसमें राजनीतिक दलों में कोई अलग फार्मूला होते भी नहीं, अलग पैरामीटर होते भी नहीं है। हाँ, कार्य पद्धति अलग होती है, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग अलहदा है, और उस भारतीय शैली के लिए भाजपा जानी भी जाती है। जी, रजनीश जी रहेगा। शरद श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। शरद, रजनीश जी, मैं बस इतना भर जानना चाह रहा हूं कि आपने जो कहा कि वरिष्ठता होती है पार्टी में, और जैसा अध्यक्ष जी का आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उदाहरण दिया, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सिंधिया जी की पार्टी में अभी क्या वरिष्ठता है? अगर वरिष्ठता के आधार पर ही सूची बनी है तो प्रदेश अध्यक्ष का नाम पहले लिखा है, फिर मुख्यमंत्री का नाम लिखा है, फिर और नेताओं का नाम लिखा है। आपके जो प्रभात झा हैं वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जयभान सिंह पवैया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में किस पद पर हैं, और वो अगर इन्हीं दो नेताओं को मान लें, बाकी तो और भी नेता हैं, अगर इन्हीं दो नेताओं को मान लें तो किस मामले में वो वरिष्ठ हैं? आप मुझे बस इतना भर बता दीजिए। देखिए, मैंने बहुत पहले भी कहा कि एक सूची को लेकर हम कोई कैडर मैनेजमेंट की पद्धति नहीं लगा सकते। ये महज एक संचालन समिति की सूची है, एक बात।
दूसरी बात ये है कि आज जो आप पूछ रहे हैं कि उनका क्या कद है और क्या पद है, तो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता हैं, ये सबके सामने उजागर है। तो मुझे लगता है कि उसी तौर पर समझने की आवश्यकता है। इस सूची में कोई प्रोटोकॉल नहीं, अगर ऐसा नहीं है, सुनिए ना रजनीश जी, अगर ऐसा रजनीश जी मैं बस ये मान लीजिए, चलिए एक बार को हम मान भी लेते हैं कि आईएएस आईपीएस कैडर का ये नहीं है, तो फिर आप नीचे से शुरू करते, फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम 22वें नंबर पर रखते और 21वें नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर का रखते, 20वें नंबर पर बीडी शर्मा का रखते और जयभान सिंह प्रभात झा का ऊपर रख देते, या फिर ज्योतिरादित्य का ऊपर रख देते। जब ऐसे अगर वरिष्ठता या हायरार्की नहीं है तो ऐसी सूची बनाने की जरूरत भी क्या है फिर? नहीं, आपका आकलन हो सकता है और ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि बीजेपी में इसके क्या मायने हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से जानता हूं कि विश्लेषण का अतिरेक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे किसी का मैनेजमेंट या किसी का स्थान तय नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है, रहेगा रजनीश जी। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपचुनाव संचालन समिति का गठन हुआ बीजेपी में, 6वें क्रम पर सिंधिया का नाम है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में कहीं ऊपर नंबर पर उनका नाम होता था, बीजेपी में ये नीचे सरक गया। लेकिन बीजेपी के अंदर चिंता दूसरे बात को लेकर है कि कई बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे ऊपर सिंधिया पहुंच गए। आप कैसे इसका आकलन करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो जो है हमारी पार्टी में तो वो राष्ट्रीय स्तर पे 2 नंबर 3 नंबर पे थे। यहाँ तो प्रदेश में वो 6वें पे पहुंच गए हैं, तो ये तो उन्हें विचार करना है कि क्या वो इसी सम्मान असम्मान हो रहा था हमारी पार्टी में, और पड़ोस में खड़ा करके उनको विभीषण तो इन्होंने खुद ही बोला था। और हमारे भाई साहब अभी जो उनको हायरार्की और उनको सीनियर वरिष्ठ नेता बता रहे हैं, तो ये स्वयं जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता गा के उन्हें गद्दार कहते थे, वो कहते थे बुंदेले हर बोलों के मुक्त। तो ये इन लोगों को ये विचार करना है कि ये जो बुलाटियां खाते हैं बार बार, ये उन्हें किस स्थान पर रखना चाहते हैं। अभी रिसेंट बयान माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का है कि सिंधिया कोई जनप्रतिनिधि थोड़ी है, जब जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो उनकी फोटो देने लगेंगे या उन्हें स्थान देने लगेंगे। तो अभी इनने बिना जनप्रतिनिधि बनाए स्थान दे दिया। तो ये जो द्वंद्व चल रहा है पार्टी के अंदर, इनके जो एक विरोधाभास है, जो संघर्ष चल रहा है, अंतर संघर्ष, तो ये तो अपने आप में ये दिखाई पड़ रहा है ना जनता को। ये रनिवासों की लड़ाई है और वो लड़ाई दिखाई पड़ने लग गई है। ये जो है बरसों से गीत गाते थे कांग्रेस की गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी, अब ये अपने यहाँ का सिराजा बताएं, ये 10 चूल्हे बिखरे पड़े दिख रहे हैं सड़क पर। तो ये जो है ये उसका परिचायक है। और ठीक है प्रवीण जी, क्या हो रहा है प्रवीण जी, जो ये घटनाक्रम, इसका क्या बीजेपी के नेताओं के मॉरल पर भी कुछ असर पड़ेगा? जो बड़े नेता हैं, गुटबाजी भी क्या पार्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, मीटिंग लगातार चल रही। नरोत्तम मिश्रा, ये मैं सुन रहा था अभी रजनीश जी की मजबूरी है, वो पब्लिकली बिल्कुल नहीं बोल सकते इस चीज को, और ना ही उन्हें बोलना चाहिए, वो पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है। लेकिन जो कवायद चल रही है, जो हम सबको नंगी आंखों से दिख रही है, जो नरोत्तम मिश्रा अभी सैटरडे के दिन जो ग्वालियर में कर रहे थे, वो क्या था? वो यही था लोगों को मनाने की कोशिश, ये यही था उनको इत्मीनान कराने की कोशिश कि भाई सिंधिया आ जाएंगे तो आपकी सीट नहीं जाएगी, या जो आपका जलवा है वो कम नहीं होगा। तो ये बिल्कुल वाजिब बात है। बीजेपी के अंदर बेचैनी है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल में बहुत ज्यादा बेचैनी है कि कौन कहां होगा। ग्वालियर चंबल के जितने नेता हैं, नरेंद्र तोमर को छोड़ के बाकी सबको उनसे बहुत नीचे रखा गया। यशोधरा जी खुद 17वें नंबर पर रखी गई हैं। तो आप अंदाज लगाइए, भले ही आईएएस की ट्रांसफर लिस्ट ना हो जो रजनीश जी कह रहे हैं, लेकिन शरद की बात से मैं सहमत हूं कि यदि आईएएस की ट्रांसफर लिस्ट नहीं होती तो अध्यक्ष सबसे ऊपर क्यों है, शिवराज जी नंबर 2 पे क्यों है, फिर इन्हें भी 19, 20, 18 में होने चाहिए थे। तो ये तय बात है प्रशांत के, बेचैनी है। अब ये बेचैनी साधेगी कैसे बीजेपी, ये एक सोचने वाली बात। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। भूपेंद्र जी हमारे साथ बने हुए थे, रजनीश जी आप दोनों का शुक्रिया, शरद आपका भी बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। बाई इलेक्शन है और सबसे ज्यादा जो 16 सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ही आती हैं, जहां पर सिंधिया सबसे ज्यादा प्रभावी हैं।
आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है दिल्ली से, यह बड़ी खबर है और यह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई खबर है। बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मैक्स अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ तबीयत गड़बड़ हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। क्या तकलीफें हैं, क्या दिक्कतें हैं, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कुछ वक्त पहले की यह जानकारी और यह बता दें आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव के लिहाज से भी, हालांकि लगातार बैठकों का दौर मध्य प्रदेश में चल रहा है और उस लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर चंबल इलेक्शन को लेकर। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तबीयत गड़बड़ हुई है। मैक्स अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या तकलीफ हुई है सिंधिया को? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली के साउथ दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर कल शाम में, देर शाम में उनको भर्ती कराया गया है और उनको जो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वो फीवर का प्रॉब्लम था और उनके सांस लेने में उनकी हल्की से दिक्कत आ रही थी। लेकिन एक्चुअल में और क्या क्या दिक्कतें आ रही थी इस मामले में अभी तक जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना पता चला था कि उनकी तबीयत जो है वो सही नहीं है। उनकी तबीयत जो है फीवर का जो प्रॉब्लम है वो आ रहा था, जिसके चलते मामले की गंभीरता को देखते हुए उनको साकेत मैक्स अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और अभी उनको एक विशेष वार्ड में वहां पे रखा गया है। और यहाँ पर जिस तरह से सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, सिम्टम्स में कई और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इतना तो स्पष्ट है जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उनका कोविड का भी टेस्ट करवाया गया है और उनका आगे और भी इस मामले में कई जो टेस्ट है बाकायदा वो प्रक्रिया भी होगी। लेकिन इस मामले में जिस तरह से बाकायदा जो जांच की प्रक्रिया है, तो अभी कोविड का टेस्ट एक सामान्य सी प्रक्रिया बन गई है, क्योंकि अस्पताल में जो भी जाते हैं तो जनरली कोविड का टेस्ट करवाया ही जाता है। लेकिन वास्तविक में उनको क्या क्या प्रॉब्लम था, किन तरह की समस्याएं थी जी, यानी कि कोविड का टेस्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया का होगा। साकेत के मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है दिल्ली के। कुछ सिम्टम्स हैं फीवर के भी और कुछ और भी जो हो सकता है कि सिम्टम्स ये कोविड के हों और कोविड का टेस्ट भी यहां पर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। और ब्रेक के बाद अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 250 कांग्रेस कार्यकर्ता आज शाम 6 बजे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए पूर्व विधायक जजपाल जज्जी की अगुवाई में सभी भोपाल रवाना हुए। वहीं इस पर बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सुव्यवस्था चाहने वाले लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि अशोकनगर की 2 सीटों पर भी इस बार उपचुनाव होना है। जो भी देशभक्त हैं, जो भी देश से प्यार करते हैं, जो सुव्यवस्था चाहते हैं, वो निश्चित रूप से भाजपा के साथ आ रहे हैं और इसीलिए लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। तो दरअसल उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिहाज से यह वाकई बड़ा झटका कहा जाएगा, चूंकि 250 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और अशोकनगर जिले से ये कार्यकर्ता हैं। इनमें न केवल कार्यकर्ता बल्कि कई ऐसे चेहरे भी हैं जो अलग अलग पदों पर रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। अनुराग, अशोकनगर जिले में 2 सीटें जहां उपचुनाव होना है और अशोकनगर के ये 250 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जजपाल जज्जी के ये समर्थक हैं, आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस लिहाज से एक कम मानसिक तौर पर तो कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी बीजेपी के लिहाज से ये नजर आती है कि आप कांग्रेस से जो कार्यकर्ता हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कुछ इनमें बड़े चेहरे भी हैं।
बिल्कुल प्रशांत, देखिए उपचुनाव से पहले जिस तरीके से दल बदल का सिलसिला जारी है वो अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है और अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और अशोकनगर की ये 2 सीटें इस लिहाज से भी अहम होती हैं क्योंकि इन 2 सीटों पर जो जीत हासिल करेगा वो बीजेपी या कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद अशोकनगर और मुंगावली के जो चुने हुए विधायक थे उन्होंने भी पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब इन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन उससे पहले यदि हम बात करें तो कल पूर्व मंत्री सचिन यादव मुंगावली पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अशोकनगर जिले के कई कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की थी और उसी के बाद कांग्रेस को झटका देने का बीजेपी ने प्लान तैयार किया और जो पूर्व विधायक थे जजपाल सिंह जज्जी वो आज तकरीबन 250 कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल पहुंचने वाले हैं। शाम 6 बजे वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे तो काफी अहम ये हो जाएगा और कांग्रेस को 6 बजे ये सभी कार्यकर्ता और नेता बीजेपी का दामन आज थामने वाले हैं। 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं अशोकनगर जिले से जिन पर बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 54 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है, वहीं डीजल की कीमत में 58 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। लगातार तीसरे दिन तेल की कीमतों में यह इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में क्रमवार 54 पैसे और 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई। बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर में कोरोना से एक डॉक्टर की मौत हुई है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने दम तोड़ दिया है। डॉक्टर अजय जोशी को कोरोना हुआ था, कोरोना संक्रमित थे डॉक्टर अजय जोशी। आज सुबह करीब 2:30 बजे डॉक्टर अजय जोशी का निधन हुआ है। डॉक्टर की पत्नी श्रीलेखा जोशी भी शहर की मशहूर डॉक्टर हैं और आपको बता दें कि इंडेक्स हॉस्पिटल में ये सुपरिटेंडेंट के तौर पर तैनात थे जिनकी कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिलाओं